राजकीय कला महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों को पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो स्थलाकृतियों को जो टॉपिक है आपके भौतिक भूगोल के भूआकृति विज्ञान सेक्शन 1 सिलेबस के अंतर्गत, उसमें पवन के कार्य और उससे बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पवन के कार्य कौन कौन से होते हैं उनमें 3 कार्यों की बात की थी। पवन का अपवर्तनात्मक कार्य, पवन का परिवहन कार्य और पवन का निक्षेपात्मक कार्य। फिर पवन का अपवर्तनात्मक कार्य किन किन रूप में होता है इसके बारे में बात की थी। वो 3 प्रक्रियाएं बताई थी, अपवहन की क्रिया, घर्षण या अपघर्षण की क्रिया और तीसरी बताई थी सन्निघर्षण की क्रिया। इन 3 रूपों में पवन का अपवर्तनात्मक कार्य संपादित होता है। फिर बात आती है कि पवन का जो अपवर्तनात्मक कार्य जो होता है उससे जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, अपवर्तनात्मक जो कार्य होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं उस बारे में हमने बताया था। पवन का वेग, पवन के साथ चलने वाले कंकड़ पत्थरों की मात्रा, चट्टानी संरचना या शैलों की संरचना, जलवायुगत दशाएं, वानस्पतिक आवरण, धूल कणों की मात्रा इत्यादि। आज की क्लास में मुख्य रूप से हम पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। पवन का जो अपवर्तनात्मक जो कार्य है उससे विभिन्न प्रकार की अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और ये स्थलाकृतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में मानी जाती हैं। इनमें सबसे पहली जो स्थलाकृति वो है वातगर्त, ब्लो आउट। देखिए, वातगर्त को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हवा तेज गति से बहती है या पवन तेज गति से चलती है तो अपनी उड़ाने की क्रिया द्वारा या अपवहन की क्रिया द्वारा वे इसके शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में अर्थात मरुस्थलीय भागों में हवा अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत आदि को उड़ा करके गर्त बना देती है और ये गर्त धीरे धीरे काफ़ी गहरे हो जाते हैं। ये जो गर्त बनते हैं इन्हीं को वातगर्त कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिस्र में ऐसे गर्तों को कतारा के नाम से जानते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध वातगर्त है। मंगोलिया में ऐसे वातगर्तों को पोंगक्योंग कहते हैं। तो ये वातगर्त का मतलब है, एक लाइन में अगर हम बात करें तो पहली स्थलाकृति है वातगर्त, अर्थात हवा की जो उड़ाने की क्रिया है, जो अपवहन की क्रिया है, उससे जो गर्त बनते हैं वही वातगर्त कहलाते हैं। नंबर 2 है इनसेलबर्ग या वोन हार्ट, क्योंकि वॉन हार्ट इनको इस वजह से कहते हैं कि ऐसे जो रिसर्च सबसे पहले वॉन हार्ट नाम का एक विद्वान था, उसने इस प्रकार की स्थलाकृतियों को खोजा था, इस वजह से उसको अपन वॉन हार्ट भी कहते हैं। अब इसकी हम बात करें तो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग हैं, वहाँ पर जब तेज गति से हवा चलती है तो अपने अपवहन एवं अपरदन की क्रिया द्वारा मुलायम शैलें होती हैं उनको काट देती है, उड़ा करके ले जाती है। लेकिन कठोर जो चट्टानी भाग हैं वो गुंबदाकार रूप में, उभरे हुए रूप में शेष रह जाते हैं। तो ये उभरे हुए जो भाग जो आपके उभार के रूप में होते हैं, गुंबदाकार जो संरचना होती है, उसे इनसेलबर्ग या बोर्नहार्ट कहा जाता है। तीसरी जो स्थलाकृति है वह है भूस्तंभ। जब किसी चट्टानी भाग के ऊपर कठोर चट्टान नीचे के भाग को संरक्षण प्रदान करती है तो एक पिलर सदृश संरचना निर्मित होती है, यह भूस्तंभ कहलाता है। जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, एक पिलर है और उसके ऊपर एक टोपीनुमा हार्ड चट्टान है और हार्ड चट्टान ने अपने नीचे के भाग को संरक्षण दे रखा है, जिससे एक पिलर या खंबे जैसा स्थलाकृति खड़ी हो जाती है, जिसे भूस्तंभ के नाम से जानते हैं। नंबर 4 है छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में जब तेज गति से हवा चलती है तो उसकी अपनी जो क्रियाएं अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवहन, इसके द्वारा एक छतरीनुमा संरचना का निर्माण करती है, एक मशरूम रॉक के टाइप की एक स्थलाकृति बनाती है, जिसे छत्रक शिला या गारा कहा जाता है। नंबर 5 ज्यूजेन। जब मुलायम और कठोर चट्टानें समानांतर रूप में विस्तृत होती हैं तो ऊपर से पवन कठोर शैलों के क्षेत्रों में प्रवेश करके नीचे की कोमल शैलों को काट देती है, तो स्याही का जो दवाद होता है उस तरीके की संरचना निर्माण होता है, जिसे हम ज्यूजेन कहा जाता है। यारडांग। अब यारडांग में ये है कि जब कठोर और मुलायम शैलें क्षैतिज नहीं होकर के लंबवत रूप में होती हैं तो हवा अपने कार्य द्वारा लंबवत रूप में मुलायम शैलों को काट देती है और कठोर शैलों के बीच में घाटिया सदृश संरचना बन जाती है, जिसे यारडांग कहा जाता है।
इसके बाद जालीदार शिला, जैसे पवन के मार्ग में कोई चट्टान खड़ी हुई है, जब चट्टान से बार बार हवा टकराएगी तो बार बार टकराने से उस चट्टान में जो मुलायम शैलें होती हैं वो कट जाती हैं, तो बीच में उसके छिद्र हो जाते हैं, जाली सी बन जाती है जो जालीदार शिला कहलाती है। और कई बार जो जालियां बनती हैं वो टूट करके एक हो जाती हैं, तो एक मेहराब की आकृति का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अगली शिलाकृति ड्राई कांटर, मरुस्थलीय भागों में कठोर चट्टानी शिलाखंडों पर पवन द्वारा नक्काशी की तरह स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो स्क्रैच होते हैं, उसको ड्राई कांटर कहा जाता है। 3 फलक वाले शिलाखंड को ड्राई कांटर, उससे अधिक फलक वाले को वेंटिफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पवन का जो अपरदनात्मक कार्य है उससे विभिन्न एवं विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें अपरदनात्मक स्थल रूप कहते हैं। ये स्थल रूप अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनको विधिवत रूप से क्रम से इनका वर्णन करते हुए डायग्राम बनाते हुए इनकी व्याख्या करें। पुनः मैं बता रहा हूँ, पवन के अपरदनात्मक कार्य से जो स्थलाकृति बनती है उसमें सबसे पहले वातगर्त ब्लो आउट, नंबर 2 इंसेलबर्ग, नंबर 3 भूस्तंभ, नंबर 4 छत्रक शिला या गारा, नंबर 5 ज्यूजेन, नंबर 6 यारडांग, नंबर 7 जालीदार शिला और नंबर 8 ड्राई कांटर। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें अपरदनात्मक स्थल रूप कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने अपरदन का जो कार्य होता है पवन का, वो 3 रूपों में संपादित होता है। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। 3 रूप कौन कौन से होते हैं? अपवहन की क्रिया होती है, इसके बाद आपकी दूसरी जो क्रिया होती है वो घर्षण या घर्षण की क्रिया, और नंबर 3 सन्निघर्षण की क्रिया। और इससे पवन जो अनेक प्रकार के जो कार्य हैं, अपरदन के कार्य हैं, उससे विभिन्न प्रकार के विचित्र स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और ये पवन का जो कार्य होता है उसको भी कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये भी हमने बात की थी, जिसमें पवन का वेग है, जलवायु का दशाएं कैसी हैं, वनस्पति का आवरण कैसा है, पवन जो बह रही है उसके साथ कंकड़ पत्थर की मात्रा कितनी चल रही है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं पवन के अपरदनात्मक कार्य को। और अपरदनात्मक कार्य जब होता है तो उससे कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में बात की थी। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में अधिकतर जो स्थलाकृति बनती है वो दोबारा पुनः रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 वातगर्त, नंबर 2 इंसेलवर्ग, नंबर 3 छत्रक शिला या गारा, नंबर 4 भूस्तंभ, नंबर 5 ज्यूजेन, नंबर 6 यारडांग, नंबर 7 जालीदार शिला और नंबर 8 ड्राई कांटर। तो इस तरीके से ये आपके अपरदनात्मक स्थल रूप है। कुछ प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूँ होमवर्क के रूप में, आप लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, निम्न में से कौन सी एक स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक कार्य का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सी एक स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक कार्य का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए इंसेलबर्ग, ऑप्शन बी लेपीज, ऑप्शन सी ड्राई कांटर और ऑप्शन डी यारडांग। एक प्रश्न और लिखिए, पवन निम्न में से किस रूप में अपना अपरदनात्मक कार्य संपादित नहीं करती है? पवन निम्न में से किस रूप में अपना अपरदनात्मक कार्य संपादित नहीं करती है? ऑप्शन ए अपवहन, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी सन्निघर्षण और ऑप्शन डी जलगति क्रिया। एक प्रश्न और लिखिए, निबंधात्मक प्रश्न है। विश्व के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पवन का कार्य किन किन रूपों में संपादित होता है तथा
पवन के द्वारा बनने वाली अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको सबसे पहले ये बताना है कि पवन का जो कार्य है वो 3 रूपों में संपादित होता है, जो मैंने बताया था, अपवर्तनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। और यहाँ पर जो डिटेल आपको व्याख्या करनी है वो ये बताना है कि पवन का जो अपवर्तनात्मक कार्य होता है वो किन किन रूपों में होता है, कौन कौन सी दशाएं जो पवन के अपवर्तनात्मक कार्य को प्रभावित करती हैं, और लास्ट में आपको विस्तृत रूप में विद डायग्राम बताना है कि पवन के अपवर्तनात्मक कार्य से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आप इस प्रश्न को अपने रजिस्टर में घर पर नोट डाउन करें, लिखें, और फिर मुझे ऑफलाइन क्लास जब अपनी स्टार्ट हो तो महाविद्यालय में चेक कराएं। थैंक यू सो मच।